हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान 2016 का प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हम जो है आपके साइंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ईयर है दोस्तों 2016। और दोस्तों, जैसे कि हमने 2016 की आपकी समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन और सामाजिक अध्ययन सभी का जो है हमने प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। 2016-2020 की प्रीवियस ईयर करके जो है आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके बहुत ही अच्छे से जो विज्ञान का पेपर आया था। देखिए कैसे प्रश्न आते हैं आपके विज्ञान के में, विज्ञान के प्रश्न पत्र में। और दोस्तों, डीएलएड का है रिवाज रहा है कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वह रिपीट जरूर होते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न पत्र है आपको पता होगा 25 नंबर का प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, जो कि 1 घंटा का आपको टाइम मिलता है दोस्तों। इसमें आपके देखिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जैसे कि जो आपका 25 नंबर के जितने भी दोस्तों आपके पेपर होते हैं उन सभी जो है आपके 5 ही बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं दोस्तों। और जो भी आपका 50 नंबर का होता है वहाँ पे आपके जो है आपके 15 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 अतिलघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। परंतु यहाँ पे जो है आपको 5-5 ही देखने को मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार का था कि निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, आपको बताना था कि एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र है वह जो है क्या है। तो इसमें आपका जो है C2H2 आपका सही आंसर हो जाता। फिर देखिए इसी के क्रम में दूसरा प्रश्न है कि जब वस्तु, देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके आते हैं परीक्षा में, हर बार आता है जो जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि दोस्तों आप देखिए कि जब वस्तु अवतल दर्पण, दोस्तों इन पे ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य में रखी हुई है दोस्तों, तो वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों वह उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा जो है आपका यहाँ पे इस प्रकार का ही जो कि आपका दोस्तों वस्तु से बड़ा यहाँ पे बनेगा। फिर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि हरित लवक रहित, यहाँ पे देखिए हरित लवक रहित पौधों का जो समूह होता है दोस्तों उसको आप क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कवक आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, देखिए प्रति सेकंड किए गए कंपन, यानी कंपन को क्या कहेंगे आप दोस्तों, उसको आप क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। फिर देखिए आपका 5वां बहुविकल्पीय प्रश्न है कि वायु दाब आरोपित करती है। दोस्तों जो वायु दाब होती है यानी कि वह आरोपित क्या करती है दोस्तों, चारों दिशाओं में जो है आरोपित होती है आपकी वायु दाब। इस प्रकार के थे दोस्तों आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए मैं आगे देखता हूँ आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों जो है। फिर देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न इस प्रकार का था कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका सूत्र भी लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो है यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा दिखाता हूँ और दोस्तों आप जो उसके सूत्र हैं और उसको भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न नंबर 6 है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सुनिए कि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है, देखिए ध्यान दीजिए कौन किस कारणों से दोस्तों, यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए आपकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सूत्र लिखिए। तो इनका सूत्र क्या होगा कि दोस्तों गतिज ऊर्जा का आपका देखिए 1/2 इस प्रकार का सूत्र होगा दोस्तों, 1/2 आपका होगा mv², इस प्रकार का जो आपका सूत्र इसमें होगा। फिर दोस्तों बात की जाए आपकी स्थितिज ऊर्जा की तो mgh आपका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिर देखते हैं अगला प्रश्न है। तो दोस्तों 7वां प्रश्न आपका था यहाँ पे देखिए कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए उत्पादक और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए, ध्वनि देखिए यानी प्रतिध्वनि सुनाई यानी कि दोस्तों ध्वनि के विपरीत, यानी दोस्तों जैसे कि आप यहाँ से आवाज़ लगाते हैं कहीं पे भी, आपने देखा होगा दोस्तों कि कहीं पे भी जो है आप गुफाओं में, आप पहाड़ों पर, जहाँ भी आप कहीं पे भी आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ रिटर्न में आता है, उसी को दोस्तों हम जो है प्रतिध्वनि कहते हैं। यहाँ पे जहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों वहाँ पहुँचने पर
जो है पहुंच जाने से जो ध्वनि वापस आए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं दोस्तों, यहाँ से आपने जो है आवाज़ लगाई तो दोस्तों जो है यह ध्वनि जो वापस आती है उसको हम प्रतिध्वनि कहेंगे। तो देखिए प्रश्न था कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों 16.6 आपके यानी कि 16.6 मीटर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न था कि दोस्तों सिराएं क्या हैं। यहाँ पे दोस्तों सिराएं क्या हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है और प्रतिवर्ती क्रिया का कोई दो उदाहरण दीजिए। चलिए दोस्तों दोनों प्रश्नों को देखते हैं। देखिए सिराएं क्या हैं और जो प्रतिवर्ती क्रिया है उनके दो उदाहरण हैं और प्रतिवर्ती क्रिया है क्या। चलिए दोस्तों देखते हैं दोनों प्रश्नों को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है सिराओं से संबंधित है, सिराएं क्या हैं। तो सुनिए, देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए आपके सिराओं की तो नलिकाओं का समूह है। दोस्तों सिराएं क्या है, नलिकाओं का समूह है जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर ले जाती है। यानी कि दोस्तों सिराएं जो अशुद्ध रक्त होता है उसी को ले जाने का कार्य करती हैं। और दोस्तों इनका मुख्य कार्य जो है रक्त को यानी कि अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाना ही उसका कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया से कोई दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यह प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, यानी कि दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया हम उसको कह सकते हैं जैसे कि मस्तिष्क के बिना अचानक से, यानी दोस्तों मस्तिष्क के बिना अचानक से जो क्रिया हो जाए, यानी कि पलक झपकना, छींक आना, यानी दोस्तों मस्तिष्क को पता नहीं चलता है और जो है आप पलक झपकते रहते हैं, उसी दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंखों का झपकना देखिए और खाना देखकर मुंह में लार आना, यह सब जो है जो प्रतिवर्ती क्रिया के ही उदाहरण हैं दोस्तों। फिर देखिए आपका हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार का है कि नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। दोस्तों आपको बताना नवीकरणीय ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए वायु, जल, सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा की स्रोत हैं। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को ही नवीनीकरण ऊर्जा हम कहते हैं। यानी दोस्तों वायु, जल और सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, परंतु प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है। किसकी दोस्तों, वायु है, जल है, ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, अतः बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को ही नवीनीकरण कहते हैं, इनकी नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों हमने देख लिया प्रतिवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा। अब हम देखेंगे दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं और जो लिखिए। तो दोस्तों देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पूर्ण पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे दूध का दही बनना। तो दोस्तों जैसे ही दही बन जाता है आप उसको दूध नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन कहलाता है कि रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नया पदार्थ बनता है और उस नए पदार्थ को जो उससे पदार्थ बना हुआ है उसको आप उसी अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों आपके प्रश्न जो है लघुत्तरीय प्रश्न आपके शुरू हो चुके हैं, जो कि आपका 12वां प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण से क्या अभिप्राय है। आपने यानी कि अपने स्तर से आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकेंगे, यानी दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा आप कैसे कर सकेंगे। आपको सिर्फ इसमें अपने भाव लिखने थे, अपने विचार लिखने थे, आपकी पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या विचार हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं, यह सब आपको लिखना था और उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता। चलिए देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों प्रश्न है, अब देखिए उत्तर देखिए कि पर्यावरण संरक्षण की समस्या विकसित देशों में अधिक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित रहे। फिर देखिए विकासशील देशों की परिस्थितियों एवं विशेष प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके अनुरोध पर आर्थिक तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना, जिससे पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान उपलब्ध कराना, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। फिर देखिए अगला है कि वन्य जीवों को उपयुक्त प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करना तथा उनके आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना। फिर देखिए मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है, यानी दोस्तों फिर देखिए 4वां है कि मादक पदार्थों या अन्य पदार्थों का विसर्जन
तथा ऊष्मा का उत्सर्जन इस प्रकार हो कि पर्यावरण प्रभावित ना हो। प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी देशों के निवासियों का उचित समर्थन मिलना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, यह प्राकृतिक आपदाएं आती कैसी हैं? दोस्तों, यह इनका आना भी जो है मनुष्य का ही उसमें हाथ होता है और बहुत बड़ा कारण होता है। जो मनुष्य द्वारा किए गए कार्य होते हैं उन्हीं की द्वारा ही जो है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब देखिए, पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं, इसलिए विकासशील देशों को आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी की मदद अपेक्षित सहयोग देना होगा और संयुक्त राष्ट्र में चार्टर द्वारा राज्यों को अपने संसाधनों का इस प्रकार से दोहन का अधिकार हो कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। तो दोस्तों, यह सब जो है आपको पर्यावरण संरक्षण के जो उपाय थे और जो इसमें आपके उसके जो पर्यावरण को संरक्षण करने के उपाय हैं दोस्तों। और देखिए, आपका जो पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या क्या जो है अपने विचार रखते हैं दोस्तों, आप उसमें वह भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही की है सेंटेंस आप उसमें लिख सकें, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से जो कि उचित और उसका अर्थ हो। अब देखते हैं दोस्तों, हम अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, संक्षेप में लिखिए। यानी दोस्तों, एक विधि है स्टरलाइजेशन, उस विधि को आपको बताना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उससे आप जो खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य वस्तुएं हैं उनको आप कैसे जो उसको सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, आपका उत्तर नंबर 13। देखिए दोस्तों, स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज एक ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप यानी 5 से 10 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जी, खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, स्टरलाइजेशन एक विधि है जो कि हम अपने खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों एवं जो कीट होते हैं उनसे रक्षा करने हेतु इसका इस्तेमाल हम करते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है कि अभिसारी एवं अपसारी लेंस में क्या अंतर है और सचित्र समझाइए। यानी कि चित्र सहित आपको बनाकर समझाना था। अभिसारी और अपसारी जो लेंस हैं उनमें अंतर दिखाना था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 14। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि लेंस क्या होता है। तो लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो। सामान्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दोस्तों उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो देखिए कि जिस लेंस के माध्यम का भाग मोटा ऊपर उठा हुआ तथा किनारे पर पतला होता है उस लेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस कहते हैं। जिस लेंस के मध्य भाग पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए, उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल अथवा अवतल लेंस दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो सबसे पहले देखिए, उत्तल लेंस उस पर आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी हम कहते हैं। यानी दोस्तों, यह देखिए, यह आपका जो है कांच का टुकड़ा है। यानी उत्तल लेंस कैसा होता है दोस्तों कि देखिए, आपका उत्तल लेंस किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। और दोस्तों, यह देखिए अवतल लेंस का है। चलिए दोस्तों, आपको उत्तल लेंस का जो है सचित्र दिखाते हैं। इस प्रकार से देखिए, उत्तल लेंस के बाद हम देखेंगे अवतल लेंस। यह लेंस उस पर आपतित समानांतर किरणों का चित्र अनुसार मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। यही दोस्तों यह मुख्य अक्ष होता है, यहाँ से जो है दूर जो है किरणों को फैलाता है। अब देखिए दोस्तों, इसलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं और जो है उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को कहेंगे हम अपसारी जो है लेंस कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका हमने वर्णन किया और सचित्र देखा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न है धातुओं। देखिए,
कि धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को बताइए। यानी दोस्तों धातुओं का संरक्षण यानी धातुओं का जो विनाश यानी कि उसका नुकसान या जो है हानि हो रही है उसकी रक्षा के लिए आप कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका 15वां उत्तर। देखिए, जैसे धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातुओं को नमी तथा हवा से बचाया जाए। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि मिश्र धातु बनाकर, यानी दोस्तों किसी एक धातु में दूसरी धातु का प्रयोग कर कर यानी कि उसे मिलाने पर वह कठोर, स्थायी और संक्षारण से सुरक्षित हो सकती है। देखिए, स्टेनलेस स्टील लोहा तथा कार्बनिक का मिश्र धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगती। या फिर दोस्तों ग्रीस या तेल लगाकर, देखिए ग्रीस या तेल लगाकर भी परत धातु को वायु और नमी से संपर्क कर उसे संचारण को रोकती है। जैसे देखिए विद्युत लेपन के द्वारा, यानी दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी आप उसको वस्तु संचारण को बचा सकते हैं। कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, टिन तथा निकेल वायुमंडल उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी को प्रभावित नहीं करती हैं, यानी कि नहीं होते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए लोहा, जैसे देखिए लोहा का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। फिर देखिए पेंट या लेप लगाकर, यानी दोस्तों धातुओं की वस्तुओं की सतह पर पेंट करके उसके क्षरण से जो है बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर या लोहे के पुल या सामानों पर पेंट करके जो है उसको क्षरण से बचाया जा सकता है। फिर देखिए धातु चढ़ाना, यानी दोस्तों गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे को जंग से बचाने के लिए देखिए लोहे के लिए चादर या अन्य पात्र को पिघलते हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 16वां कि अनुकूलन किसे कहते हैं। जलीय या मरुस्थलीय अनुकूलन में संक्षिप्त उदाहरण समझाइए। सबसे पहले अनुकूलन समझिए दोस्तों। अनुकूलन क्या होता है, जैसे दोस्तों कि आप गांव के रहने वाले हैं, शहर में जाकर वहां का रीति रिवाज, रहन सहन और जो है वहां के जो उतार चढ़ाव हैं सब उसमें आप सामंजस्य कर लेते हैं, उसी को हम अनुकूलन कहेंगे। देखिए आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना अथवा आवास संबंधी लक्षणों से ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है सर। देखिए फिर है कि जलीय अनुकूलन हेतु बैक का जो है पृष्ठ 110 अवलोकन करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो है अनुकूलन किसे कहते हैं आपने समझा कि अनुकूलन क्या होता है। जलीय मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में जो है समझाइए। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए अनुकूलन, तो अनुकूलन आप बता सकते हैं कि किस प्रकार का होता है। फिर जलीय अनुकूलन तो दोस्तों जल से संबंधित होगा। अब देखिए मरुस्थलीय अनुकूलन क्या होता है। मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पानी की कमी, तेज धूप, गर्म बालू पर चलना और कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहना। उपयुक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदारी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा जो है गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए जो है अनुकूलित होते हैं, जैसे कि ऊंट। तो दोस्तों यानी कि जहाँ जैसी वहाँ का जो रिवाज है उसी में जो है ढल जाना, उसी को अपने जो वहाँ के जो भी है आप उसमें जो सामंजस्य बैठा लेते हैं, उसी को दोस्तों हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा रेगिस्तान में जो उस पर बालू होती है, इतनी गर्म बालू होती है दोस्तों, और वहाँ पे जो है पानी भी बहुत कम होता है। और इसके अलावा जो है व्यवस्थाएं, जैसे कि अपने रेगिस्तान को छोड़ने के अदर जो जंगल है वहाँ पे दोस्तों यानी कि जानवरों को बहुत सुरक्षा होती है, छाया मिल जाती है, पानी मिल जाता है और खाने पीने की व्यवस्था होती है। परंतु दोस्तों वहाँ पे देखिए रेगिस्तान में बालू के अलावा कुछ दिखता नहीं है, परंतु दोस्तों वहाँ पे जानवर भी जो है रह लेते हैं और जीवित भी रह लेते हैं और अपना जो है जैसे भी होता है वो गुजारा कर लेते हैं, उसी को दोस्तों हम अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका कि कार्बनिक रासायनिक का क्या अभिप्राय है। कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन की विशेषता को उदाहरण सहित समझाइए। देखते हैं दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 17 है। देखिए आप यहाँ पे देखिए कार्बन रासायनिक यानी कि कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सभी कार्बनिक यौगिकों में तत्व कार्बन का होना आवश्यक होता है। अतः रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है।
देखिए श्रृंखलन क्या होता है दोस्तों, तो कार्बनिक यौगिकों में एक दूसरे से प्रबल सह संयोजन बंधों द्वारा, देखिए आप दिखाते हैं आपको सहसंबंध जो संयोजक बंध क्या होते हैं, जुड़कर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं बनाने का जो गुण होता है, जिसके कारण कार्बन के विभिन्न प्रकार के अनेकों यौगिक बनाए जा सकते हैं। किसी भी तत्व को अधिक संख्या में यौगिक बनाने का उत्तरदायित्व श्रृंखलन कहलाता है। तो दोस्तों देखिए श्रृंखलन भी आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यही होते हैं कार्बनिक बॉन्ड, जो कि देखिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों, इन्हीं को जो है हम कार्बनिक बॉन्ड कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों आपके पेपर का 2016 पेपर का सॉल्यूशन के अंतर्गत आपका लास्ट में प्रश्न है कि एक प्रारूप पुष्प का चित्रण बनाकर उसे जो है लेबल कीजिए। अब देखिए यानी कि दोस्तों उसमें नाम सब कुछ आपको देना है, यानी कि पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा होता है। इसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है, जो कि हरी पत्तियां निपत्रों से ढकी रहती हैं। इन पत्तियों को बाह्यपुट चक्र कहते हैं। देखिए प्रारूपिक पुष्प से 4 प्रकार के अंग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं। यह 4 अंग चक्रों में लगे रहते हैं। इन अंगों के प्रत्येक भाग को हम पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में नीचे की 2 चक्र सहायक तथा ऊपर के 2 चक्र बाह्यपुंज कहलाते हैं। देखिए दोस्तों आपके जो है यहाँ पे पुकेसर, जयांग और पुतंतु सब कुछ आपको जो है इस पे नाम लिखने थे। देखिए दोस्तों चित्र का आप जो है इस प्रकार से चित्र बनाना था कि उसके सबके नाम यहाँ पे लिखने थे, जैसे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है और दलपुंज क्या होता है, पुष्परंत, पुष्पांत, वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुष्पासन, बीजांडसन, बेसम और जो है आपका बीजांड, पुमंग, सब कुछ इसमें आपको लिखना था। दोस्तों एक नज़र इस पर डाल लीजिए। देखिए कि पुष्प के जो भाग होते हैं उनको भी समझ लीजिए। पुष्प के भाग आपके जरूर आते हैं, जैसे कि बाह्य दलपुंज है आपका कैलेक्सी, यानी देखिए कैलेक्स है आपका कि बाह्य दलपुंज पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। रंगहीन बाह्य दलपुंज का भी कार्य करते हैं। कभी कभी यह फलों के प्रकीर्णन में भी सहायता देते हैं। यह रोमदार रचना में बदल जाते हैं, तब इन्हें रोम गुच्छ कहते हैं। फिर देखिए आप यहाँ पे दलपुंज, यानी कि दोस्तों कोरोला, देखिए यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। हरा दलपुंज भोजन निर्माण का कार्य भी करते हैं। यह पुकेसर तथा अंडप की रक्षा करते हैं। पुंडप की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे आपका पुमंग की बात की जाए तो देखिए कि इसका कार्य परागकण उत्पन्न करना है। फिर देखिए जयांग है आपका कि स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना है। वर्तिका का कार्य पराग नली को अंडाशय तक पहुंचाना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका जैसे कि बाह्य दलपुंज और आपका पुमंग, स्त्रीलिंग है जो है आप जो है जयांग, सब कुछ आपका जो है पुष्प के ही भाग हैं दोस्तों। तो इनको आपने अच्छे से सीखा होगा और बाकी की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छी वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें और जो है कमेंट में बताएं। और दोस्तों जो पहले की हमने वीडियो डाल रखी हैं, जैसे दोस्तों आपका सामाजिक अध्ययन, समावेशी शिक्षा और शैक्षिक मूल्यांकन, और दोस्तों इन सभी वीडियो को देखिए। प्रीवियस ईयर की जो है सभी वर्षों के जो पेपर हमने डाले हैं, अपलोड किए हैं, तो दोस्तों उनको आप देखिएगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न डीएलएड में बहुत अधिक आते हैं, यह रिवाज है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार वालों का। धन्यवाद।